हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। तो दोस्तों, आज जो हम आपके लिए लेकर आए हैं जो वीडियो, वो आपका पूरी तरह से डिपेंडेंट है आपका हाइड्रोजन के ऊपर। ठीक है, केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट तत्व है कहना चाहिए कि हाइड्रोजन से रिलेटेड आपके एग्जाम में कई क्वेश्चंस बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, क्योंकि वीडियो के अंत में यहाँ पर आपसे भी एक क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक करते चलिए, सब्सक्राइब करते जाइए और दोस्तों में जल्दी से शेयर कर दीजिए इस सेशन को। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन की खोज 1766 में 1766 में किसने की थी। हाइड्रोजन की खोज बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन की खोज है वो हेनरी कैवेंडिश ने की थी। किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने इसकी खोज की थी। और अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि हाइड्रोजन का जो नामकरण है, नामकरण किसने किया था, है ना, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन नाम किसने दिया था, तो वो आपका दिया था लैवेशियर ने। किसने दिया था? आपका लैवेशियर ने दिया था। ठीक है, दोनों फैक्ट्स आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व क्या है। कौन सा तत्व है जो आवर्त सारणी में हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें सबसे हल्का है? तो कौन सा तत्व है दोस्तों? ये भी आपका क्या है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी में सबसे ऊपर रहता है। ठीक है, और सबसे हल्का तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में, यहाँ पर पृथ्वी की बात नहीं की जा रही है, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? आंसर तो आप सभी को आई थिंक आपने गेस कर लिया होगा कि इसका आंसर भी क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। लेकिन इसका आंसर हाइड्रोजन कैसे होगा दोस्तों? क्योंकि ब्रह्मांड में अगर हम बात करें तो जो सूर्य आदि होते हैं उन सब में हाइड्रोजन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे, अगर पृथ्वी की हम बात करें तो पृथ्वी में भी जितने भी तत्व हैं वो बहुत से तत्व हैं जो हाइड्रोकार्बन से मिलकर बने हुए हैं। हाइड्रोकार्बन मतलब कि हाइड्रोजन और कार्बन। ठीक है, इस वजह से पूरे ब्रह्मांड में जो है हाइड्रोजन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि ट्राइटियम किसका समस्थानिक है। ट्राइटियम जो है वो किसका समस्थानिक है? समस्थानिक, इसी को हम इंग्लिश में इसका नाम आता है आइसोटोप। क्या आता है इसका नाम? आइसोटोप। ठीक है, तो ट्रिटियम किसका समस्थानिक है दोस्तों? इसका आंसर भी आपका क्या हो जाएगा कि ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है। अब हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं ये भी आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन के जो है आपके 3 समस्थानिक हैं। तो पहला जो समस्थानिक है वो है आपका प्रोटियम। क्या है उसका नाम? प्रोटियम। प्रोटियम में क्या होता है, इसे हम 1H1 से दर्शाते हैं। ठीक है, 1H1, जिसमें इसका परमाणु क्रमांक भी 1 होता है और परमाणु भार भी 1 होता है। इसका दूसरा जो हाइड्रोजन का अगर हम दूसरे समस्थानिक की बात करें तो वो है आपका ड्यूटीरियम। क्या है? ड्यूटीरियम। ठीक है, तो इसे हम 1,2H इस तरह से दर्शाते हैं। ठीक है, ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम जो कि है सब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ से कि बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि ड्यूटीरियम ऑक्साइड जिसे भारी जल कहा जाता है। इसके अलावा जो ड्यूटीरियम ऑक्साइड का उपयोग है वो मंदक के रूप में नाभिकीय जो क्रियाएं होती हैं वहाँ पे भी होता है। ठीक है, इसके अलावा आपका देखिए जो तीसरा आपका समस्थानिक है वो आपका है क्या? ट्राइटियम, जिसकी अभी हमने बात की थी। तो ट्राइटियम आपका बहुत ही रेयर बोलते हैं, ये बहुत ही विरल विरल उपलब्धता होती है इसकी, बहुत ही आसानी से ये नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाइड्रोजन बम पूछा जा रहा है कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। हाइड्रोजन बम से रिलेटेड आपका एक और क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि हाइड्रोजन बम की जो खोज किसने की थी। अगर यहाँ पर हम खोज की बात करें हाइड्रोजन बम की तो किसने की थी? आपकी एडवर्ड टेलर ने की थी। एडवर्ड टेलर ने आपकी जो है हाइड्रोजन बम की खोज की थी। दोनों फैक्ट ये आप जो ये दोनों फैक्ट्स आप याद रखिएगा कि हाइड्रोजन बम जो है अनियंत्रित संलयन की अभिक्रिया पर कार्य करता है, उसकी खोज जो है एडवर्ड टेलर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर क्या प्राप्त होता है। तो देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन मतलब कि H और वायु, वायु में ऑक्सीजन भी उपलब्ध होती है, तो इन दोनों के मिलने से क्या बन जाता है? इसका आंसर हो जाएगा कि जल, क्योंकि हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर हमें जल की प्राप्ति होती है।
क्वेश्चन है हमारा कि जब रक्त तप कहने का मतलब बहुत अधिक ताप पर जब लोहे को गर्म किया जाता है तो वो रेड कलर में हो जाता है ना, तो उसी कारण से रक्त तप लोहा कहा जाता है। तो क्वेश्चन है हमारा कि जब रक्त तप लोहे के ऊपर भाप गुजारी जाती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है, कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो वहाँ पर कौन सी गैस दोस्तों? हाइड्रोजन गैस हमें वहाँ से प्राप्ति होती है रक्त तप्त लोहे के ऊपर से भाप गुजारने पर। ठीक है, याद रखिएगा इस फैक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा कि वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों एक समान है वो कौन सा तत्व है? तो ऐसा तत्व जिसका परमाणु क्रमांक वही है जिसका परमाणु भार है, तो ऐसा कौन सा तत्व है दोस्तों? इसका आंसर भी हो जाएगा कि ये हाइड्रोजन है। परमाणु क्रमांक 1 क्योंकि पहले स्थान पर है आवर्त सारणी में, और उसका परमाणु भार भी 1 होता है क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या है वो आपकी एक ही होती है। ठीक है, तो परमाणु भार और परमाणु क्रमांक दोनों ही समान है, ये हाइड्रोजन इकलौता ऐसा तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसे भविष्य का तत्व कहा जाता है? भविष्य का तत्व या फिर भविष्य का ईंधन भी अगर हम कह लें दोस्तों तो ये गलत नहीं होगा। भविष्य का ईंधन कैसे कहा जाता है? तो या भी इसका आंसर भी आपका है कि हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन जो है भविष्य का ईंधन ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो प्रदूषण करने की क्षमता है वो बहुत कम होती है, इसलिए इसे भविष्य का तत्व या भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। कि वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है वो कौन सा है? अम्लों के लिए आवश्यक तात्विक घटक कौन सा है? तो ये भी आपका क्या है? हाइड्रोजन। देखिए दोस्तों, जब भी हम किसी विलयन को या फिर किसी भी जो यौगिक होता है उसको हम विघटन करते हैं और यदि उसमें से H+ आयन निकलते हैं, H+ आयन टूटते हैं तो उसे हम अम्ल की प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक है, और वहीं पे अगर हम हाइड्रोक्साइड आयन OH- हाइड्रोक्साइड आयन अगर निकलते हैं तो हम उसे क्षार की श्रेणी में इंगित कर देते हैं। तो इसलिए अम्लों का जो सबसे आवश्यक तात्विक घटक है वो हाइड्रोजन कहला जाता है, हाइड्रोजन का धन आयन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 10th क्वेश्चन है कि एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या काम होता है? भारी जल का क्या काम है पूछा जा रहा है। तो भारी जल हम किसे कहते हैं दोस्तों? जैसा कि हमने ऊपर बताया था कि D2O मतलब कि ड्यूटीरियम ऑक्साइड। ड्यूटीरियम जो कि हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है, तो ड्यूटीरियम के ऑक्साइड को हम भारी जल की संज्ञा दिए हैं। ठीक है, भारी जल की संज्ञा। तो इसका काम क्या है नाभिकीय रिएक्टर में? अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस देखे होंगे दोस्तों तो उसमें भी हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जो ये नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल है वो एक मंदक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, मंदक के रूप में। सपोज अगर आपका ये पूरा एक नाभिकीय रिएक्टर है और इसमें जो न्यूट्रॉन्स हैं बहुत सारे आपके, उसमें आपस में लगातार इनमें क्रियाएं होती चलती हैं, रासायनिक क्रिया इसमें लगातार होती जाती है। लेकिन इस क्रिया को यदि हमें नियंत्रित करना है, कंट्रोल में करना है, क्योंकि अगर ये अनियंत्रित हो जाएगी तो एक्सप्लोजन हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से अगर इस क्रिया को हमें नियंत्रित करना है तो इसमें हम या तो कैडमियम की छड़ डालते हैं, ठीक है, या फिर भारी जो जल है की हम बात कर रहे हैं ड्यूटीरियम ऑक्साइड, उसको डाला जाता है। तो इसके द्वारा होता है क्या है, न्यूट्रॉन, ये जो भारी जल है और कैडमियम की जो छड़ है, तो ये आपके जो न्यूट्रॉन की जो एक्स्ट्रा अभिक्रिया हो रही है उसको डालने पर ये न्यूट्रॉन्स को अवशोषित करने लगती है और उस अभिक्रिया को, ये गति को धीमी कर देती है। ठीक है, तो इसी का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कि न्यूट्रॉन की गतियों को कम करना। न्यूट्रॉन की गतियों को ये कम कर देती है। कैसे करती है? ये उनका अवशोषण कर लेती है, कैडमियम की छड़ भी और भारी जल भी। तो नाभिकीय रिएक्टर में जो भारी जल है वो आपका मंदक के रूप में यूज़ किया जाता है। 11th क्वेश्चन है हमारा कि हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में उच्च जल का क्वथनांक किसके कारण होता है? तो देखिए दोस्तों, जल का जो उच्च क्वथनांक है उसका बहुत बड़ा रीज़न होता है हाइड्रोजन का आबंध होना। हाइड्रोजन आबंध मतलब कि जब दो तरह के तत्वों का आपस में एक कठोर मतलब मजबूत बंध बन जाता है तो उसे हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं और ये बहुत ही मजबूत बंध होता है। ठीक है, इसी वजह से जो जल का क्वथनांक होता है वो उच्च होता है हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की अपेक्षा। ठीक है, तो जो H2 का क्वथनांक होता है वो इसी वजह से, हाइड्रोजन आबंध की वजह से हाई लेवल पे पहुंचता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कि हाइड्रोजन आबंध। हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषित करता है? हाइड्रोजन के बड़े खंड, बड़े टुकड़ों को किसमें ये शक्ति होती है कि वो उन्हें अवशोषित कर सके? क्योंकि इसमें जैसे कि हमने देखा कि हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं और जो कि बहुत ही मजबूत होते हैं। तो इस तरह के अवशोषण के लिए हमें जो है पैलेडियम का कोलाइडी विलयन चाहिए होता है। जो पैलेडियम का कोलाइडी विलयन है उसका यूज़ किया जाता है हाइड्रोजन के बड़े बड़े खंडों को अवशोषित करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खाना पकाने के लिए जो तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है? यही क्वेश्चन आपके दूसरे तरीके से पूछा जाता है दोस्तों कि वनस्पति घी में किस तरह की गैस का उपयोग किया जाता है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। हाइड्रोजनीकरण एक विधि होती है जिसमें वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है। और यदि क्वेश्चन पूछता है कि वनस्पति घी में किस तरह की गैस का यूज़ किया जाता है तो उसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा कि हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक निम्न में से किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं। हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व कौन सा है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है आपका कि जो कार्बन है एक ऐसा तत्व है जो हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक बनाता है। और ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि देखिए जो कार्बन की संयोजकता होती है वो 4 होती है, 4 होती है इसकी संयोजकता, मतलब कि उसका अष्टक पूर्ण नहीं होता है। अष्टक की अगर हम बात करें तो आखिरी कोश के जो इलेक्ट्रॉन जहाँ पर रहते हैं तो उसे हम कहा जाता है कि अष्टक। जो आखिरी कोश का यदि अष्टक पूर्ण नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन और लेने देने के लिए जो कोई भी तत्व है उसके परमाणु फ्री हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जो कार्बन होता है हमारा, कार्बन के जो अष्टक होता है वो पूर्ण नहीं होता है, उसमें केवल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन उसके मुक्त होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से अगर हम बोलें कि जो हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का क्या होता है, उसका केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। जो हाइड्रोजन या तो ईजिली इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ईजिली इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है। ठीक है, तो इस वजह से जो कार्बन है वो हाइड्रोजन के साथ बहुत ही आसानी से अपने यौगिक बनाने के लिए तैयार रहता है। तो इस वजह से जो कार्बन है और हाइड्रो, तो इन दोनों के मिलने से जो यौगिक बनते हैं उसे हम कहते हैं कि हाइड्रोकार्बन। उसका नाम दिया गया है हाइड्रोकार्बन यौगिक। तो अगर हम देखा जाए दोस्तों प्रकृति में हर एक जीवित निर्जीव वस्तु के, पेड़ पौधे की बात करें, मनुष्यों की बात करें, तो हर जगह हाइड्रोकार्बन्स के यौगिक ही विद्यमान होते हैं। इस वजह से प्रकृति में अगर पूछा जाता है क्वेश्चन हमसे एग्जाम में कि सर्वाधिक किस तरह के यौगिक प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो ये हाइड्रोकार्बन्स ही हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों आपका? कार्बन। इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? पुराने तेल चित्र जो होते हैं वो कुछ समय बाद फेड हो जाते हैं, तो उन रंगों को फिर से उभारने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है, किस यौगिक का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो उसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड जो कि द्रवित अवस्था में हमें प्राप्त होता है। अगर हाइड्रोजन की इसकी रासायनिक सूत्र की हम बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र होता है H2O2। याद रखिएगा, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, रासायनिक सूत्र इसका पूछा जा सकता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कितना होता है? भारी जल का अणुभार पूछा गया हमसे दोस्तों। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि भारी जल क्या है। D2O, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। ठीक है, अगर हम ड्यूटीरियम के जो अणुभार की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं, तो यहाँ पर 2 × 2। ठीक है, और ऑक्सीजन का जो अणुभार होता है वो होता है आपका 16। तो अगर हम इसे प्लस करते हैं तो उसको इसका करेक्ट आंसर हो जाता है हमारे पास 20। तो जो भारी जल है आपका ड्यूटीरियम ऑक्साइड, उसका अणुभार आपका है 20 होता है। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। हाइड्रोजन में आपके ड्यूटीरियम में जो है आपके हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं और उनका जो अणुभार है एक हाइड्रोजन का वो 2 होता है। इसके अलावा जो ऑक्सीजन का अगर अणुभार की बात करें तो ये होता है 16। ठीक है, तो सॉल्व करने पर जो आंसर आता है वो हमारा है 20। तो भारी जल का अणुभार 20 होता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किस रूप में भी जाना जाता है? एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन है वो किस रूप में जाना जाता है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है एरेनीज। एरेनीज बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परऑक्साइड की खोज किसने की थी? हाइड्रोजन परऑक्साइड की खोज, हाइड्रोजन परऑक्साइड मतलब कि H2O2, इसकी खोज किसने की दोस्तों? थिनार्ड ने की थी। ठीक है, थिनार्ड नाम याद रखिएगा, थिनार्ड ने की थी हाइड्रोजन परऑक्साइड की खोज। देखिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है कि भार के अनुसार पानी में हाइड्रोजन की प्रतिशतता कितनी होती है? न्यूमेरिकल है दोस्तों, इसको एक बार अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। अगर हम पानी की बात करें H2O, ठीक है ना, तो इसमें अगर हम टोटल इसके अणुभार की बात करते हैं तो इसका टोटल अणुभार जैसे कि हमने ऊपर देखा कि 20 होता है। ठीक है, जैसे कि हमने देखा ऊपर कि पानी का जो अणुभार है वो उसी तरह से ड्यूटीरियम ऑक्साइड की तरह से 20 होता है यहाँ पर भी। उसके अलावा अगर यहाँ पर हाइड्रोजन की बात की जा रही है तो इसमें जो हाइड्रोजन है उसका अणुभार 2 है और परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पर हम इंटू कर देते हैं 100 से। तो इसको सॉल्व करने पर जो है दोस्तों हमारा आंसर आएगा 11.11। ठीक है, हमारा कि भार के अनुसार पानी में हाइड्रोजन की प्रतिशतता कितनी होती है? परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन पूछा जा रहा है पानी में। देखिए दोस्तों इसको कैसे काउंट करते हैं कि H2O जो पानी है उसमें हाइड्रोजन के हमारे 2 परमाणु हैं और एक हाइड्रोजन के परमाणु
ठीक है। एक होता है अणुभार, और अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ये होता है 16 इसका अणुभार होता है। तो टोटल कितना हो गया आपका 18 इसका टोटल अणुभार हो गया H2O का। तो अगर यहाँ पर हाइड्रोजन का पूछा जा रहा है प्रतिशतता, तो हाइड्रोजन का अणुभार यहाँ पर 2 है। नीचे आपका आएगा टोटल आपका अणुभार 18, इंटू में कर लीजिए 100। ठीक है। तो जब हम अब इसको सॉल्व करेंगे तो करेक्ट आंसर आपका निकल कर आता है 11.11%। ठीक है। इसी तरह से जैसे अगर हम हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन की भी बात करेंगे तो यहाँ पे 2 के स्थान पर आप जो है 16 रख दीजिएगा, 16/18 इंटू 100 करके। तो ये आपका 86 पॉइंट के समथिंग उसका कुछ आंसर आता है। ठीक है। तो इस तरह से आपको काउंट करना है प्रतिशतता भार के अनुसार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ईंधन न्यूनतम प्रदूषण करता है। जैसा कि हमने ऊपर अभी डिस्कस किया हुआ था कि जो हाइड्रोजन होता है उसमें आपका न्यूनतम प्रदूषण करने की क्षमता होती है, मतलब कि इसमें जो धुआं आदि होते हैं, वायु प्रदूषण वाले तत्व होते हैं, वो कम से कम होते हैं। इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एग्जाम में कई बार आपको देखने मिलेगा कि जल गैस या फिर जिसे हम कहते हैं वाटर गैस। तो वाटर गैस का जो आपका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, वाटर गैस किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। जो वाटर गैस है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस जब मिल जाती है तो उसे हम जल गैस या फिर वाटर गैस कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। इसी तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल गैस के बारे में कि किस मिश्रण को हम कोल गैस कहते हैं। तो कोल गैस के लिए याद रखिएगा, जहाँ पर भी कोल आता है मतलब कि कोयले की खदानें वगैरह, और कोयले की खदानें कहाँ में क्या होता है दोस्तों, जनरली वहाँ पर मीथेन गैस पाई जाती है। और मीथेन गैस का सूत्र क्या होता है, रासायनिक फार्मूला CH4 होता है। ठीक है। तो CH4 मीथेन के अलावा वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और हाइड्रोजन गैस भी सम्मिलित होती है। तो इस तरह से आप कोरिलेट कर सकते हैं कि जो कोल गैस है उसमें आपका मीथेन तो होती है, उसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को क्या कहा जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, तो इस तरह के जो गैसीय मिश्रण उसको दोस्तों प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर बात आती है प्राकृतिक गैस की। तो प्राकृतिक गैस मतलब कि प्रकृति से जो हमें प्राप्त हो रही है, मतलब कि कोयले की खदान वगैरह जो होती हैं आपकी, इसके अलावा गोबर गैस हो गया, उसके अलावा जो आपके जो दलदल होते हैं वहाँ पर भी। तो यहाँ पर जो इन क्षेत्रों की हमने बात की है, तो यहाँ पर आपकी कौन सी गैस पाई जाएगी दोस्तों, मीथेन गैस पाई जाएगी। ठीक है। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन गैस का ही भागीदारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इस वीडियो का हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि जल के अधिक क्वथनांक का क्या कारण है। जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया हुआ था कि जो जल में होता है आपके हाइड्रोजन आबंध पाए जाते हैं जो कि बहुत मजबूत होते हैं। तो जल के क्वथनांक का जो कारण है वो क्या होता है दोस्तों, जल के अणुओं के मध्य में हाइड्रोजन आबंधन का पाया जाना। तो कैसा लगा आपको दोस्तों आज का ये वीडियो, प्लीज़ हमें लाइक कमेंट करके बताइए। हमें कमेंट करके अपने डाउट्स भी आप पूछ सकते हैं ईजिली। और इस वीडियो में जो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि आपके लिए एक अलग से क्वेश्चन लेकर आया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके लिए है, किसका जो ईंधन मान है वो अधिक होता है। किसका ईंधन मान आपका अधिक होता है, इन चारों में से आपको बताना है। आपके ऑप्शन है गैसोलीन, हाइड्रोजन, प्राकृतिक गैस और चारकोल। इन चारों में से आपको बताना है किसका ईंधन मान अधिक होता है। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है दोस्तों तो आपको इसका क्वेश्चन का आंसर बहुत ईजिली पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी लैंग्वेज का बस चेंज किया गया है। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।